गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान भाग 2, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान भाग 2 प्रारंभ करने जा रहे हैं। यानी आज से आपकी जो ये बुक चलेगी भाग 2 चलेगी। भाग 1 में हमने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। भाग 1 में 5 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम भाग 2 स्टार्ट करेंगे। इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, या आप 13 चैप्टर भी इसको कह सकते हैं, या पहला चैप्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सेकंड बुक है, इसकी आपको अलग से कॉपी लगानी है। पार्ट 1 वह पार्ट 2 की। पार्ट 1 की अलग कॉपी बनेगी, पार्ट 2 की अलग कॉपी बनेगी। पेपर आपका कंबाइंड आएगा, 70 नंबर का एक ही पेपर होगा, लेकिन आपकी बुक 2 है तो यहाँ पर 2 बुक से पढ़ के एक पेपर आएगा। तो भाग 1 में हमने आपके 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, और भाग 2 में आपका आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी फर्स्ट यूनिट भी है, जो इसकी फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट का नाम है प्रकाशिकी, और चैप्टर का नाम भी है प्रकाशिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहीं से ही पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है कि प्रकाश क्या है। चैप्टर का नाम भी है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर का नाम लिख लेंगे। और प्रकाश क्या होता है, तो देखा होगा आपने, जब किसी आप अंधेरे कमरे में जाते हैं और किसी वस्तु पर आप टॉर्च या मोमबत्ती से लाइट डालते हैं तो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देने लगती है। या हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जो मनुष्य की आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, परंतु इसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। यानी प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, लेकिन उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब ये किस आधार पर हम वस्तु को देखते हैं, वो घटना कहलाती है हमारी प्रकाश का परावर्तन। वो घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो मैं आपको एक चित्र से समझा रहा हूँ, इसी से आपकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास कोई एक समतल चिकना पृष्ठ है जिसके एक भाग पर पॉलिश की हुई है और एक पृष्ठ क्या है, चिकना है। तो जब प्रकाश की कोई किरण इस पर आकर गिरती है, गिरने के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती है, तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। और जहाँ पर ये गिरती है वो बिंदु कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहलाता है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अगर हम इस पर एक अभिलंब डाल दें, ये हम इस पर क्या डाल दें, एक अभिलंब डाल दें, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है आई, और एक परावर्तित और अभिलंब के बीच कोण बनता है आर। इस कोण को हम कहते हैं, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है, आपतन कोण। और ये वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये हमारा आपतन कोण आई होता है और परावर्तन कोण आर होता है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। परिभाषा भी यही बनती है। अगर आपसे कोई परावर्तन की परिभाषा पूछे तो आप कह सकते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होती है तथा आपतन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और इस पर हमने एक आपतन कोण डाल दिया, अभिलंब डाल दिया, तो इसके बीच एक आपतन कोण बन जाएगा और एक परावर्तन कोण बन जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है
परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण तथा आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर किसके होता है, कोण आर के होता है। वैसे ये चीज़ें इस बार आपका जो 30% कोर्स कम हुआ है उसमें से ये चीज़ें हटा दी गई हैं, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। छोटी छोटी जो चीज़ें इनके आधार पर पूछी जाती हैं तो वो आपको पता चल जाए। तो मैं आपको बता दूं, जो ये प्रकाश का परावर्तन है ये आपके कोर्स में से इस बार हटा दिया गया है। जो 30% आपका कोर्स कम हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं, आप उस पर लिख लेना कि कोर्स में नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन भी आपका क्या है, कोर्स में नहीं है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन भी क्या है आपका कोर्स में नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड है, कोर्स कम बेशक क्या हो लेकिन फिर भी परिभाषा आ जाती है। तो यहाँ से और नोट करके एक बात लिख लेना, जो प्रकाश का परावर्तन होता है हमेशा दर्पण पर होता है। किस पर होता है, दर्पण पर होता है। अब बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को हिंदी में शीशा कहा जाता है, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं अक्सर, जैसे सेविंग के लिए या किसी भी काम के लिए हम अपने घरों में जो यूज करते हैं अपना फेस देखने के लिए, वही क्या कहलाता है, दर्पण या शीशा कहलाता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे गोलीय दर्पण की। जब किसी खोखले गोले के कटे किसी भाग में से एक तल पर पारे की कलाई की जाती है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे कोई गोलीय कोश है और इसके एक भाग पर हमने क्या कर दी, पारे की कलाई कर दी और इसको यहाँ से काट दिया तो हमें इस तरह से एक आकृति मिल जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे होते हैं जिसके बाहर की तरफ कलाई होती है और उत्तल दर्पण वे होते हैं जिसके अंदर की तरफ कलाई होती है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। मैंने यहाँ पर बना रखे है चित्र, जिसमें बाहर की तरफ कलाई और ये अवतल दर्पण, जिसमें अंदर की तरफ कलाई हो रखी है वो उत्तल दर्पण है। ये इसकी परिभाषा होती है। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे वक्रता केंद्र। जैसे ये हमारे पास कोई गोला है और ये इसका केंद्र C है, तो यही क्या कहलाएगा, किसी गोलीय दर्पण के गोलीय भाग के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यो इस गोले का वक्रता केंद्र है तो ये क्या कहलाएगा, इसका दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये कोई त्रिज्या है तो यह क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और जो ये बिंदु है यहाँ पर है, ये बिंदु P, इसका ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र पर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष पता चल गया। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तन तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये कोई व्यास है तो यही क्या है, इसका द्वारक है। जैसे गोलीय दर्पण का क्या है, व्यास है, तो यही क्या है, इसका द्वारक है। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ से एक और परिभाषा है, मुख्य फोकस। किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे कोई हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसकी मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये कोई किरण चली और किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी, तो यहाँ से बिंदु से होकर गई तो यही बिंदु इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और इसमें तो ये मिल जाती हुई प्रतीत होती है, बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर हम बात करें अब उत्तल दर्पण की, ये उत्तल दर्पण है
तो यहाँ से कोई किरण आई, टकराई, टकराने के बाद ये इस माध्यम में, लेकिन हमें इसको पीछे मिलाया और ये हमारी मुख्य अक्ष है, तो जहाँ पर ये मिलेगी डॉट डॉट करके तो वो इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो जो अवतल दर्पण है उसमें तो हमें क्या होती है, बिंदु पर मिलती हैं, लेकिन जो उत्तल दर्पण है उस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो यहाँ पे इस चित्र में, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके मिलाया है, तो यहाँ पर क्या है, मिलती हुई, ऐसा लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है। तो किसी भी गोलीय दर्पण के फोकस की ध्रुव से दूरी उस दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और ये हमेशा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी अगर हमें निकालनी हो तो त्रिज्या का क्या कर दो, आधा कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी। तो इसमें एक संबंध होता है f बराबर r/2। फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से, फोकस दूरी को f से, वक्रता त्रिज्या को r से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यह रिलेशन भी दिया हुआ है f बराबर r/2। अब बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की। चिन्ह परिपाटी यानी किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यह बात आप नोट करके लिख लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगर वस्तु बाएं दिशा में रखी है, अगर वस्तु कहाँ रखी है, बाएं दिशा में, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस के चिन्ह सहित लेनी है। ठीक है। प्रतिबिंब भी अगर बाएं तरफ बन रहा है तो v का मान भी नेगेटिव लेना है। v का इसको प्रदर्शित करता है प्रतिबिंब को, u किसको प्रदर्शित करती है, वस्तु को। अगर फोकस दूरी भी हमेशा कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी, माइनस की आएगी। फोकस दूरी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वस्तु हमेशा नेगेटिव ही रहती है। अगर वस्तु बाएं दिशा में रखी है तो पॉजिटिव, दाएं दिशा में रखी है तो पॉजिटिव, बाएं दिशा में रखी है तो नेगेटिव। ये आपको याद रखना है। ये भी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपने कर लिया होगा, अच्छी बात है। बस आपको इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। बस ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक होता है संयुग्मी फोकस, जब दो फोकस एक जगह पर मिल जाते हैं वो क्या कहलाता है, संयुग्मी। यदि बिंदु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर तथा I पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब O पर बनता है तो O तथा I संयुग्मी फोकस कहलाते हैं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही होते हैं। यानी यहाँ पर वस्तु रखी है और यहाँ प्रतिबिंब बन गया, फिर यहाँ प्रतिबिंब रखा है, वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, तो ऐसा फोकस क्या कहलाएगा, संयुग्मी फोकस कहलाएगा। अब आते हैं आवर्धन अक्षमता। आवर्धन अक्षमता होती है किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी I/O। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इस या हम कह सकते हैं कि m बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, m बराबर I/O, यानी प्रतिबिंब बटे वस्तु बराबर माइनस प्रतिबिंब की स्थिति बटे वस्तु की स्थिति। एक ये फॉर्मूला भी
इसके यूज में आता है। तो m बराबर I/A इक्वल टू -KV/U। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था यहाँ पर परावर्तन का। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है यही आपके कोर्स में से सारी हटा दी गई है इस बार, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका कटवा दिया है। गोलीय दर्पण UVF में संबंध इस बार ये कोर्स में नहीं है, अगर आप इसको कर ले न चाहे तो कर सकते हैं कॉपी में, बस आपको ये फॉर्मूला इसमें याद रखना है। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग तथा दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कोई पारदर्शी माध्यम है, जैसे कांच है, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, किरण आने के बाद इस तरह से दूसरे माध्यम में क्या होगी, वापस चली गई, और यहाँ पर ही हमने एक अभिलंब डाल दिया, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, या अपवर्तित किरण भी हम कह सकते हैं। और ये हमारा माध्यम 1 है, ये माध्यम हमारा 2 है। इस माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं और इस माध्यम को हम सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम होती है वायु और सघन माध्यम हमारा हो सकता है कांच, जल या कोई भी अन्य। तो सघन माध्यम में क्या आते हैं, कांच, जल, और विरल में क्या आते हैं, विरल में वायु आती है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, और प्रकाश का वेग बदल जाता है और दिशा भी बदल जाती है। अब यहाँ से तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी मैंने आपको माध्यम बताए थे, जैसे कोई हमारा पारदर्शी पदार्थ है, जैसे ये समझो कि ये कोई पारदर्शी माध्यम है हमारे पास, ये पारदर्शी माध्यम है। ये प्रकाश की कोई किरण आई, किरण आने के बाद इस तरह से आ गई। चलो पहले मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, जैसे कोई प्रकाश, और ये हमने इसमें एक अभिलंब डाल दिया। ये हमने क्या डाल दिया, ये प्रकाश की किरण आई, किरण आने के बाद ये इसकी तरफ ऐसे झुक गई, तो ये अभिलंब है, अभिलंब। ये आपतित किरण है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। तो यहाँ पर एक कोण बनता है I, और यहाँ पर एक कोण बनता है R। तो ये माध्यम हमारा विरल है और ये माध्यम हमारा सघन है। तो विरल माध्यम से कहाँ पर आई, सघन माध्यम में। तो अभी क्या बताया, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अगर विरल से सघन में आ रही है, ये अब मैं क्या मान लूँ, सघन मान लूँ, और ये क्या मान लूँ, विरल, और ये क्या है, अभिलंब है। तो ये प्रकाश की किरण आई और ये ऐसे चली जाएगी, तो ये जो कोण बना ये I, ये किसके बराबर बना, ये R के। ठीक है, तो ये R है। तो जब सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो उस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन माध्यम विरल है और कौन माध्यम सघन है। विरल में हमेशा वायु आएगी, सघन में कांच, मोम,
तेल या कोई भी अन्य वस्तु आ सकती है। ठीक है, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक रहता है, जो एक माध्यम के सापेक्ष सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अतः यह एक माध्यम तथा सेकंड माध्यम में प्रकाश के वेगों के अनुपात के बराबर होता है। अतः यानी दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या है आई, परावर्तन कोण क्या है आर, की ज्या क्या होती है एक नियतांक होती है। क्या होती है एक नियतांक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और ये माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक होता है, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर 1n2 इजिकल टू n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2। यानी दो जिसका अपवर्तनांक जो यहाँ इधर होगा दाएं तरफ होगा वो तो हमेशा ऊपर आएगा, जो बाईं तरफ होगा वो हमेशा नीचे आएगा। बस ये ऐसे जैसे मैंने ये लिखा ANG, तो इसका मीनिंग है कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। क्या पढ़ा जाएगा ये पढ़ा जाएगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ठीक है, अगर मैंने लिखा GNA तो ये पढ़ा जाएगा वायु का अपवर्तनांक। जो दाईं तरफ लिखा होगा वो अपवर्तनांक होगा और जो बाईं तरफ लिखा होगा वो सापेक्ष होगा। तो वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। क्या पढ़ा जाएगा वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। और लिखा कैसे जाएगा, जैसे मैंने लिखा GNA तो ये आएगा NA बटे NG, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैंने लिखा ANG तो ये लिखा जाएगा NG बटे NA। ठीक है, यानी जो दाईं तरफ होगा वो ऊपर आएगा, जो बाईं तरफ होगा वो नीचे आएगा। पढ़ा कैसे जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अगर ऐसे लिखा है कि ANW तो ये पढ़ा जाएगा जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। अगर लिखा क्या पढ़ा जाएगा, अगर लिखा है WNA तो वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। क्या पढ़ा जाएगा वायु का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लेना कि किसको क्या पढ़ा जाएगा और कैसे इसको लिखा जाएगा। तो अगर ये मुझे लिखना है तो NA बटे NG लिखा जाएगा। ठीक है, सॉरी W, क्या लिखा जाएगा NW, यानी जो दाईं तरफ होगा वो ऊपर आएगा, जो बाईं तरफ होगा वो नीचे आएगा। तो ये बात आप नोट कर लेना। तो प्रकाश का दूसरा नियम क्या है कि साइन आई की ज्या यानी आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या एक अनुपात होती है, जिसे हम क्या कहते हैं अपवर्तनांक। और ये स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है ये स्नेल का नियम कहलाता है। दूसरा जो नियम है ये किसका नियम कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n क्या एक अपवर्तनांक है। ठीक है यहाँ तक।
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो साइन अपॉन साइन आर का मान 1 से बड़ा होगा। जब सघन से विरल में जाती है तो साइन अपॉन साइन आर का मान 1 से छोटा होगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। ये बात आप नोट करके लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग स्मॉल v और तरंगदैर्ध्य लैम्बडा दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति स्मॉल n या आवृत्ति न्यू नहीं बदलती। ठीक है, आवृत्ति f भी कह सकते हो। ठीक है, तो आवृत्ति नहीं बदलती लेकिन वेग और तरंगदैर्ध्य बदल जाती है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। माध्यम यानी कांच से कहीं में गई, जल में गई, तो क्या होगा, प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी और तरंगदैर्ध्य भी। वायु से कांच में आई तो तब भी बदल जाएगी। तो जो ये वायु है, कांच है, ये सब क्या है, माध्यम है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, मीडियम कहते हैं। तो ये बात आप नोट करके, इम्पोर्टेंट नोट है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का वेग तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उस माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाती है। जैसे कोई माध्यम है और प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में है तो क्या होता है कि धीरे धीरे, जैसे यहाँ पर ये प्रकाश की किरण है, सघन माध्यम में से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये सपोज करो किसी कोण पर है, फिर हमने कोण बढ़ा दिया, कोण बढ़ाने पर ये क्या होगी, और ऊपर की तरफ और बढ़ा दिया तो क्या होगा, यानी जब क्या होगा कि किसी एक कोण पर ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेगी। यानी दूसरे कलर से समझा देता हूँ, ये वाली जो किरण है ये कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। यानी जब जब हम आई का मान बढ़ाएंगे, आई के मान के बढ़ाने पर किसका मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा। तो आर का मान बढ़ते बढ़ते एक 90 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी जो ये वाली किरण थी ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या होगा कि आई का मान बढ़ाने पर आर का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जिस मान पर आर का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, वही कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यही लिखा है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो सघन माध्यम में आपतन कोण, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, उसे सघन माध्यम का क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, और उसे आई सी से प्रदर्शित करते हैं। आई सी से, यानी क्रिटिकल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, तो इसको स्मॉल आई सी से प्रदर्शित करते हैं। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आती है और परावर्तन के नियम का पालन करने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस नियम की 2 शर्तें हैं। यानी क्या हुआ कि जब हमने आई का मान बढ़ा रहे थे, आई का मान बढ़ाने पर ये क्या होगा था, 90 डिग्री होगा था। तो क्या कह रहा है, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी आई का मान क्या हो जाए, किससे बड़ा हो जाए, आई सी से बड़ा हो जाए, तो जो ये प्रकाश की किरण है उसी माध्यम में चली जाएगी। यानी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में चली जाएगी। तो यहाँ से इसी माध्यम में आ गई, एक ही माध्यम में, सघन से आई थी और सघन में ही आ गई। तो यह घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। यानी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी आई का मान किससे बड़ा हो जाए, आई सी से, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए किसका मान, आपतन कोण का। तो जो ये 90 डिग्री वाली किरण थी
ये क्या होगी, उसी माध्यम में चली जाएगी जिस माध्यम से वो किरण आ रही थी। और यहाँ पर ये क्या करेगी, परावर्तन के नियम का पालन, यानी परावर्तन में क्या हो रहा था, प्रकाश की किरण आई और उसी माध्यम में चली गई। यही था प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होगा कि जैसे कोई आई हमने बढ़ाया या हमें क्या मिल गया, क्रिटिकल एंगल मिल गया, तो हमने क्या हुआ, पता चला कि जो आई का मान है वो बड़ा होगा किससे, आई सी से। तो जो ये वाली किरण थी ये कहाँ चली जाएगी, इस माध्यम में आ जाएगी। तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इसके नियम की क्या शर्तें हैं कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। हमेशा एक कंडीशन होगी कि सघन से किधर आनी चाहिए, विरल में, यानी सघन से विरल में जानी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, सघन से कहाँ पर आनी चाहिए, विरल में आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी आई का मान बड़ा होना चाहिए किससे, आई सी से। और हमेशा जो प्रकाश की किरण है सघन से किधर आनी चाहिए, विरल में। ये सघन है और ये क्या है, विरल है। ठीक है, तो सघन से विरल में आनी चाहिए और आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो ये आज का चैप्टर था। इसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या कोर्स कम हुआ है। प्रकाश का परावर्तन कोर्स कम हुआ है। ये जितनी भी यहाँ तक की चीज़ें हैं सारी कम हुई हैं। ये वाली चीज़ भी कम हो गई है, ये भी नहीं है। बस केवल आपका इसमें प्रकाश का परावर्तन इम्पोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, बस आपको याद रखना है फॉर्मूला। ये वाला क्रांतिक कोण इम्पोर्टेंट है और प्रकाश अपवर्तन पूरा इम्पोर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला भी आपका नहीं है कोर्स में, ये परिभाषाएं भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़नी है, याद रखनी है, क्योंकि ये आगे काम आती हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर बनता है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है और इस बार ये कोर्स में से भी कटवा दिया गया है, जो आपका 30% कोर्स कम हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो आगे मैं इसमें जो भी कोर्स आपका कम हुआ होगा मैं आपको वो बताता चलूँगा कि कितना कोर्स कम हुआ है, क्योंकि सेकंड बुक में से बहुत ज़्यादा कोर्स कम हुआ है आपका, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुक है, इसलिए इसी में से ज़्यादा कोर्स आपका कम किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।